हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रागिनी मिश्रा आपका आपके ही चैनल प्रिपरेशन एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है 28 से ही हमारा सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। 28 और 29 2 दिन एग्ज़ाम है सीटेट का। उसके बाद में फिर एडमिट कार्ड आने वाले हैं तो उनकी डेट समथिंग 2 जनवरी के बाद ही होने वाली है, 2 या 3 जनवरी के आसपास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग EVS के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर ऑनलाइन मोड में ही ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो चांसेस हैं कि इस बार भी इन क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। जो मगरमच्छ है उनका शिकार किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं सींगों के लिए। नहीं, सींगों के लिए कौन सा जानवर मारा जाता है? तो फ्रेंड्स, सींगों के लिए हमारा जो गेंडा होता है, गेंडा जो होता है वो सींगों के लिए मारा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन है त्वचा के लिए, ये हो सकता है। सी ऑप्शन है दांतों के लिए कौन मारे जाते हैं? दांतों के लिए हमारे हाथी मारे जाते हैं। जो हाथी के दांत होते हैं आगे के 2 बड़े बड़े, उन दांतों के लिए हाथी का शिकार किया जाता है। और जो हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन खुशबू के लिए, तो खुशबू के लिए हमारा जो हिरण होता है, हिरण जो होता है वो हमारा खुशबू के लिए मारा जाता है। आपने देखा होगा कि हिरण की कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग बोलते हैं हिरण को। तो इसी वजह से जो हिरण होता है उसको खुशबू के लिए मारा जाता है, दांतों के लिए हाथी को, सींगों के लिए गेंडा को और त्वचा के लिए हमारा मगरमच्छ। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी हमारा है इसमें सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप जो ये 3 अलग से ऑप्शन दे रखे हैं इनको भी एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि अगर इस बार प्रीवियस ईयर में त्वचा के लिए मगरमच्छ का आया था, तो इस बार हो सकता है कि हाथी का पूछ ले आपसे, या खुशबू के लिए हिरण को पूछ ले, या फिर सींग के लिए गेंडा को पूछ ले। तो फ्रेंड्स, ये चारों ही जो हैं ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, चारों ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मगरमच्छ है उनका शिकार किया जाता है त्वचा के लिए। ठीक है, क्योंकि मगरमच्छ की जो त्वचा होती है, चमड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, तो इसके लिए जो मगरमच्छ होते हैं उनका शिकार किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा दे रखा है वो सही है इसमें। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बोरा जो चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, या मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? यानी कि जो बोरा चावल है, जो चावल है उसकी एक किस्म है बोरा। वो जो चावल होते हैं उनको बनाते हैं तो चिपचिपे चिपचिपे बनते हैं, मतलब एक में जुड़े हुए, अलग अलग नहीं होते हैं। तो वो जो बोरा चावल की, चिपचिपे चावल की जो किस्म है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो किस्म हमारे असम में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में नहीं पाई जाएगी, उड़ीसा में नहीं, तमिलनाडु में नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा कि बोरा जो चिपचिपे चावल होते हैं उनकी जो वो कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। तो आपको सबको पता ही होगा, आपके घरों में भी कभी कभी गांव में जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ये चीज़ बताते हैं कि गुलाब जल, आसु जल नहीं, गुलाब जल, और ये हमारा गुलाब जल होता है, नींबू का रस होता है, और हमारा ग्लिसरीन होता है। तो जहाँ पे भी गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू का रस, तो हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है। गाँवों में जो दादी और नानियाँ होती थी पुराने ज़माने में, वो क्या करती थी, ठंडक में जो स्किन होती है उसको फटने से बचाने के लिए और मॉइस्चराइज रखने के लिए गुलाब जल को, नींबू के रस को और ग्लिसरीन को एक में मिक्स करके एक जेल तैयार करके उसी को हाथों में लगाया करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? तो यानी कि छोटे से पेड़ या झाड़ी से अगर कोई लटकने वाला घोंसला बना रही है तो वो पक्षी कौन सी कहलाती है? तो वो हमारी पक्षी होती है भारतीय रॉबिन। कौन सी पक्षी होती है? भारतीय रॉबिन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो EVS ये भी जो भी दे रखा है ये NCERT बेस्ड है। तो NCERT आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। मैं एक NCERT का वीडियो भी बना के डाल दूँगी फ्रेंड्स, जो कि ओनली ऑन NCERT पर ही होगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगला है हमारा, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। जो ट्रेन टिकट पर PNR होता है वो क्या दर्शाता है? तो ये हमारा यात्री संख्या रिकॉर्ड दर्शाता है, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो ये हमारा यात्री संख्या रिकॉर्ड दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ट्रेन टिकट पर PNR होता है वो यात्री संख्या रिकॉर्ड का दर्शाने वाला होता है। तो अगला क्वेश्चन लेंगे, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। ये मलयालम जो लैंग्वेज है उससे बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। माँ की बड़ी अम्मा को, माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, या फिर आपकी नानी को क्या कहा जाता है?
तो जो नानी होती है उनको अमुम्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पिछले ईयर में पूछा गया था कि जो आप किसी बच्चे की नानी होती है तो उसको मलयालम भाषा में क्या कहा जाता है, तो उसे अमुम्मा कहा जाता है, और माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? तो केरल में कौन सा स्थान है? वलसाड़ है, कोझिकोड है, उडुपी है, या मालाखेड़ा है? तो केरल में जो स्थान है वो है कोझिकोड। ऑप्शन जो बी हमारा हो जाएगा वो सही हो जाएगा। जो कोझिकोड है वो हमारा केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गांव का नाम वहाँ उगने वाली कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। यानी कि एक गांव है, वहाँ पे खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा उगते हैं, इसलिए उस गांव का नाम उसी पेड़ के नाम पे पड़ गया है। और इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बेहद देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ पर है? उस गांव के जो लोग हैं वो पौधों की, पेड़ों की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। ये जो गाँव है ये कहाँ पड़ता है? ये हमारा उत्तरांचल में पड़ेगा, नहीं उत्तर प्रदेश में भी नहीं पड़ेगा। ये हमारा जो गाँव है वो राजस्थान में है। राजस्थान में एक गांव है खेजड़ी, उसी खेजड़ी गांव में हमारे खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो वहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, उनको पेड़ों से, जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, वहाँ पे तो ऐसा देखा गया है कि जो वहाँ की औरतें होती हैं वो जैसे कि गाय के बछड़े वगैरह होती हैं उनको खुद ही दूध पिला देती हैं। तो वहाँ की जो औरतें हैं या वहाँ के जो भी मनुष्य हैं वो प्रकृति प्रेमी हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रकृति प्रेमी हैं, तो इसीलिए उस गाँव का नाम खेजड़ी पड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन लेंगे। 69, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? तो आपको पता ही होगा हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। सबसे छोटा मादा हाथी? बिल्कुल नहीं। उम्रदराज मादा हाथनी जो होती है उम्रदराज, वही उस ग्रुप का मुखिया होती है। यानी कि कोई भी अगर हाथियों का ग्रुप है उसमें जो सबसे बूढ़ी हथनी होगी वही उस ग्रुप की मुखिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन लेंगे। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जा सकता है। अगर मिट्टी के बर्तन हैं उनको मजबूत कैसे बनाएंगे? तो बेक करके बनाएंगे, गला के, भूनने से, जलाने से। तो जलाएंगे भी नहीं, भूनेंगे भी नहीं, गलाएंगे भी नहीं, बेक करके। आपने देखा होगा जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, फिर उनको बेक करने के लिए लगा देते हैं, उनमें इधर उधर सब आग लगा के उनको आग में, जब वो बर्तन आग में पक जाते हैं, बेक हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं, वो रेड रेड कलर के निकल के आते हैं। तो जो लोग गाँव कभी गए होंगे उन्होंने देखा होगा गाँव में, शहरों में तो शायद नहीं दिखता हो ये, बट गांव में दिखता है। तो अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो दांत के दर्द के लिए कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम का बीज। तो हमारा लौंग हो जाएगा ऑप्शन सही, क्योंकि सौंफ, मेथी और अफीम के जो बीज होते हैं वो दांत के दर्द में यूज़ नहीं होते हैं, पर लौंग का तेल और जो लौंग होती है वो दांत के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो ऑप्शन जो बी हमारा होगा वो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। गेहूं का जो आटा होता है उससे रोटी बना के आप कैसे बनाएंगे ये सब आपको ऑप्शन में दे रखा है, आपको बस सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या लिखा है? आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाइए, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। हो सकता है। बी देखेंगे, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, तो लोइयाँ पहले ही बना ले तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी देखिए आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर, ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है, आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। इसमें डबल डबल दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा इसमें सही है। आटे को पहले गूंथ लेंगे, फिर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे, लोइयों को बेल कर उसे आग पर पका लेंगे, बन जाएगी हमारी चपाती यानी कि रोटी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती हैं। जो नृत्य में मुख्य रूप से जो मुद्रा और भावनाएं होती हैं वो क्या प्रदर्शित करती हैं? जो व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं उनको प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शन नहीं करती हैं। आत्मविश्वास भी नहीं, हाथों के चेहरे की गति भी नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। जो अगर कोई भी नृत्य होता है, कथकली हो या हमारा कुचिपुड़ी हो, कथक हो, उसमें जो मुद्रा और भावनाएं होती हैं वो भावनाएं प्रदर्शित करती हैं जो व्यक्ति के अंदर होती हैं उस समय पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे 74, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। जो बच्चे बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते उनको हम कैसे सिखा सकते हैं? मातृभाषा से। अगर वो बच्चा सुनेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, तो मातृभाषा भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगी, स्थानीय भाषा भी उसमें कुछ नहीं कर सकती अगर बच्चे को सुनना और बोलना ही नहीं आता। और ब्रेल लिपि से सिर्फ जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनको ब्रेल लिपि से समझाया जा सकता है, तो ये भी इसमें कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन आज जो सांकेतिक भाषा है वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जो बच्चे बोल नहीं पाएंगे और जो बच्चे सुन नहीं पाएंगे उनको हम हाथों से संकेत करके, आँखों से संकेत करके या अपने एक्सप्रेशन से उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से उन बच्चों को सिखाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अगर आपको इन प्रश्नों में कोई डाउट लगे तो आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? तो अन्य से भिन्न बताना है आपको। नदी है हमारा ऑप्शन में, पर्वत है, झील है और झरना है। तो नदी, झील और झरना ये पानी के स्रोत हैं। जो पर्वत है वो हमारा पानी का स्रोत नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो बी हमारा हो जाएगा वो बिल में इन चारों में अलग हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? यानी कि हमारा पेडागोजी स्टार्ट हो गया है। 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर का हमारा ईवीएस का पोर्शन आता है एनसीईआरटी रिलेटेड। तो ये हमारा ईवीएस का पहला क्वेश्चन है पेडागोजी से रिलेटेड। तो इसमें दे रखा है कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति है उसको कौन सी, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाल केंद्रित प्रवृत्ति को नहीं इंगित कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं सॉरी, ये बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित कर रहा है, यानी कि जो इंगित करेगा वही हमारा इसमें सही होगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा बी ऑप्शन दे रहा है, रटने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। रटने को हतोत्साहित करेंगे, बच्चा रटे नहीं। बी ऑप्शन भी हमारा सही है। सी ऑप्शन है, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से, मतलब ये इनका मतलब है कहने का कि जो भी हमारे बुक्स की नॉलेज है उसको रखेंगे, पर खाली बुक्स में ही रहेंगे ये नहीं करेंगे। किताबी शिक्षा से प्रस्थान करेंगे मतलब किताब के बाहर का जो जीवन है, जो इन्वायरमेंट है, उससे बच्चों को जोड़ेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन दे रखा है, स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाएंगे। अगर सीमाएं ही बना देंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे? जबकि बच्चा जो होता है वो इन्वायरमेंट से सीखता है, स्कूल से, घर से, समुदाय से, हर जगह से सीखता है। अगर इन सबके बीच में सीमाएं बन जाएंगी तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो इसमें होगा वही नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ए, बी, सी ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है? ये देखिए ये ऑप्शन सी में दे रखा है, ए, बी, सी। यही हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? यानी कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना अच्छा वर्ड होता है। बी ऑप्शन है, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये भी सही है। बच्चों को हम टाइम देंगे कि बच्चे अपने आप कुछ कर सकें। ऑप्शन सी दे रखा है, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। तो ये हो सकता है, पर देख लेते हैं अगला वाला क्या है। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना, तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कि कह रहा है कि विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, यानी कि विद्यार्थियों को एक प्रतिभागी के रूप में व्यवहार करवाएंगे, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, यानी निश्चित निकाय का प्राप्तकर्ता नहीं बनाएंगे, विद्यार्थियों को एक सहभागी के रूप में दिखाया जाएगा कि बच्चे जो हैं वो खुद से करके सीख रहे हैं, यानी कि इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए, बी और सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ए, बी, सी किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है, ए, बी और सी। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी प्राइमरी लेवल पे कौन सा कथन सही होगा ईवीएस के लिए? कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है, बिल्कुल सही बात है। अगला भी देख लेंगे, हो सकता है इससे बेटर कोई ऑप्शन हो। विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बट इससे हमारा बेटर ऑप्शन ए लग रहा है। ये बिल्कुल सही है कि कक्षा 1 और 2 में जो हमारा ईवीएस है वो, जो कक्षा 1 और 2 में ईवीएस होता है वो गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो ये भी सही है। बट हमारा जो ऑप्शन ए है वो ज़्यादा प्रेफर्ड है। सी ऑप्शन दे रखा है, पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, ये तो गलत है। एकल विषय दृष्टिकोण आधारित है, ये भी गलत है। तो इन दोनों में जो हमारा ऑप्शन ए है वो ज़्यादा बेटर है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। और वैसे तो हमारा बी ऑप्शन भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? तो कौन सी एक चीज़ है जिसको ईवीएस की कक्षा में कम किया जाना चाहिए? स्वतंत्र वाद विवाद को कम करेंगे? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्र वाद विवाद होगा तो बच्चे अपनी अभिव्यक्त कर पाएंगे अपनी भावनाओं को, क्षमताओं को। तो ये हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। चित्रपठन भी अच्छी चीज़ है, बच्चे चित्र पढ़ के अपना गेस करेंगे कि स्टोरी क्या हो सकती है। कथा यानी बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, तो ये भी सही है। लेकिन विवरण देना जो होता है वो गलत होता है, यानी कि व्याख्या करना। विवरण देना मतलब व्याख्यान, किसी बच्चे को टीचर ही
किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो ये हमारा जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि बच्चों को हमें टीचर कुछ ना बताए, बच्चे खुद करके सीखें। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी होगा हमारा वो इसमें राइट हो जाएगा। अगला लेंगे क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती कौन सी है? परिभाषाएं और जानकारी वास्तविक चुनौती है? बिल्कुल नहीं। रटकर सीखना, ये भी नहीं। अवधारणाओं का विवरण, ये भी नहीं। विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर देना, यही हमारी प्राथमिक चुनौती होती है। अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चा है, उसको खुद को व्यक्त करने के लिए अवसर दिए जाएं, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल हैं? तो ऐसी कौन सी थीम है जिसमें उप थीम शामिल है? तो आपको पता ही होगा, जो जल है उसमें कोई उप थीम नहीं है, भोजन कोई उप थीम नहीं है, कार्य कोई उप थीम नहीं है। ये तीनों जो हैं खुद ही उप थीम है परिवार और दोस्त की, यानी कि जो परिवार और दोस्त हमारी थीम है, उस थीम के अंदर जल, कार्य और खेल और भोजन, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला लेंगे क्वेश्चन। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है, वर्णन द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक संवाद द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। तो सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए आकलन को, तो सही और बालक ने जो भी आपको दिया है उसको आप सही गलत में डिवाइड नहीं करेंगे। जो भी उसने बच्चे ने कहा है उसको सुनेंगे, ठीक है, अच्छा है, बट सही गलत में उसको डिवाइड नहीं करेंगे, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए बी सी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन ए बी सी किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ए बी और सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का बिल्कुल आंसर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाए? तो बहस नहीं आयोजित करेंगे, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है। सी ऑप्शन देखें, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाए तो प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे बच्चों को। और डी ऑप्शन है, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को दी जाए। तो थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को वर्कशीट अगर विद्यार्थियों को दे देंगे तो उससे कुछ, अगर वर्कशीट बच्चों को दे देंगे तो बच्चे जो होंगे वो थीम को समझेंगे तो, बट उसमें खुद कुछ नहीं करेंगे। जो भी उसमें वर्कशीट में लिखा है बच्चे उसी पे अपने जो सोच है उसको केंद्रीकरण कर लेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और इसमें देखते हैं, ऑप्शन बी दे रखा है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, हाँ ये हो सकता है। और फ्रेंड्स, ऑप्शन इसमें जो ए है वो भी हमारा पॉजिटिव दिखा रखा है, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित करके। अगर बच्चों को हम बहस में या वाद विवाद चर्चा में शामिल करेंगे तो बच्चे अपने विचार दूसरों को बताएंगे, दूसरे बच्चे अपने विचार आपस में शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन जो ए हमारा है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कि अगर हमारी यात्रा थीम के मुद्दे को विद्यार्थियों के लिए सार्थक बनाना है तो यात्रा थीम के जो मुद्दे हैं उसके आसपास बहस जो है वो आयोजित कर देंगे। यानी कि बच्चों से कहेंगे कि आप लोग कभी यात्रा पे गए थे तो आप उसके अनुभव बताइए। तो एक बच्चा अपने अनुभव बताएगा, दूसरा बच्चा अपने अनुभव बताएगा, तो उससे बहस जो होगी वो पॉजिटिव वे में जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन जो ए हमारा होगा वो इसमें राइट हो जाएगा। वैसे तो ऑप्शन जो बी है वो भी सही है, बट ऑप्शन जो ए है वो हमारा ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए होगा वो इसमें बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला लेंगे क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो पाठ्यपुस्तक के अलावा पूछ रहा है क्षेत्र भ्रमण, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है क्षेत्र भ्रमण। ईवीएस के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है वो क्षेत्र भ्रमण ही माना जाता है। यानी कि बच्चों को किसी फील्ड ट्रिप पे ले जाएंगे, कहीं किसी जगह पे ले जाके उनको खुद से देखने का, सीखने का, अनुभव करने का मौका देंगे। तो ईवीएस के लिए जो पाठ्यपुस्तकें होती हैं उनसे ज़्यादा बेटर होता है क्षेत्र भ्रमण करवाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रेडियो, विकिपीडिया और विश्वकोश ये हमारे नहीं होंगे। ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। यानी कि जो जल थीम है उसके लिए जो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं उनको प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं, किसके द्वारा? भूमिका निर्वाह द्वारा। बिल्कुल ठीक है, रोल प्ले अगर मेथड अगर कहीं पे यूज़ हो रहा है तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं, तो रोल प्ले मेथड हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा बी ऑप्शन दे रखा है, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा, तो ये भी सही है, वास्तविक संवाद करवाएंगे बच्चों के द्वारा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन क्षेत्र भ्रमण द्वारा, तो क्षेत्र भ्रमण भी अच्छा होता है। प्रदर्शन और गृहकार्य हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ए बी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में दे रखा है तो ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेंगे,
ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं। तो ईवीएस की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है? ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, जो रियल स्टोरीज होती हैं, रियल कहानियाँ जो होती हैं, और जो वास्तविक घटनाएं होती हैं वो हमारी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है। ये चीज़ें क्यों शामिल हैं? क्योंकि ये सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। बिल्कुल सही है, सीखने का समृद्ध स्रोत है। ये विद्यार्थियों, शिक्षकों, समुदाय को प्रेरित करते हैं, तो ये भी सही है। यानी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसमें शिक्षक को और विद्यार्थी दोनों को प्रेरित करते हैं। सी ऑप्शन दे रखा है, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिनसे हम परिचित हैं, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। और ऑप्शन डी दे रखा है, वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। शिक्षक के लिए आसान कुछ नहीं बनाएंगे, अगर बच्चे के लिए आसान बना रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें ए, बी और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देख लेंगे ऑप्शन में ए, बी, सी कहाँ पे दे रखा है। ये हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है, ए, बी, सी, यही हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। ईवीएस के सीखने को मजबूत बनाने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगर ईवीएस का शिक्षण मजबूत बनाना है किसी टीचर को, तो आकलन जो होगा वो किस तरीके से करना चाहिए? तो आकलन करना चाहिए सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में और अनौपचारिक। अनौपचारिक की तो बात ही नहीं कर रहा है। जो हमारा जो आकलन होगा वो 3 चीज़ों पर केंद्रित हो सकता है: सीखने के लिए आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो ऑप्शन जो हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए आकलन, अर्थात टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसके दौरान जो आकलन होता है उसको सीखने के लिए आकलन कहा जाता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, और जो सीखने के रूप में आकलन होता है ये हमारा होता है समेटिव असेसमेंट, यानी कि जो हमारा सत्र के अंत में होता है। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यानी कि रचनात्मक आकलन जो होता है ये हमारा टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसके दौरान होता रहता है। सत्र वाइज यानी कि वीक वाइज वीक हो रहा है या हर चैप्टर के बाद में हो रहा है, तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ईवीएस के लिए सबसे अच्छा होगा हमारा सीखने के लिए आकलन, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, हमारा ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। राजा एक ईवीएस शिक्षक है, एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक के सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक किस चीज़ का उपयोग कर रहा है? रूब्रिक्स का, हाँ हो सकता है। चेकलिस्ट का उपयोग नहीं करेगा। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ठीक है। और अवलोकन पत्र भी नहीं होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन ए होगा या तो फिर ऑप्शन सी होगा। तो एक बार फिर से देखेंगे। राजा एक ईवीएस शिक्षक है, एक आकलन उपकरण का उपयोग कर रहा है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक, अगर लिखित से मौखिक कर रहा है तो वो रूब्रिक्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर लिखित से मौखिक उपकरणों का लिखित से मौखिक जो भी उसके दृश्य हैं सभी घटकों को वो स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है, तो ये हमारा रूब्रिक्स में जाएगा। और उपाख्यानात्मक इष्टांत जो अभिलेख होता है उसमें पूरा जो भी उसका रिकॉर्ड होगा शुरू से लास्ट तक का, तो वो उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड में आएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए होगा रूब्रिक्स, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला लेंगे क्वेश्चन। ईवीएस में आत्म आकलन का मतलब क्या होता है ईवीएस में? तो ऑप्शन दे रखे हैं, सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, सीखने का आकलन करना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और हमारा हो जाएगा उपलब्धियों, सीखने के बारे में आकलन, ये तो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आत्म आकलन जो होता है वो समेटिव नहीं होता है, फॉर्मेटिव के अंतर्गत ही आएगा। तो हमारा जो बी होगा वो सीखने के बारे में सीखना है, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दे रखा है, उपलब्धियों और सीखने का आकलन, यानी कि डी जो ऑप्शन है सीखने का आकलन। सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग फिर से देखेंगे क्वेश्चन। आत्म आकलन सीखने के लिए आकलन होता है, ठीक है। सीखने के बारे में सीखना होता है, ये भी ठीक है, यानी कि मेटाकॉग्निज्म। आपने अभी आपको एक क्वेश्चन पढ़वाया था सीडीपी में, उसमें आया था कि मेटाकॉग्निज्म क्या होता है, यानी परासंज्ञान, अपना जो भी उसने सीखा है उसके बारे में खुद फिर से सोचना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, सीखने के बारे में सीखना। और सी ऑप्शन है उपलब्धि और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जो डी ऑप्शन दे रखा है सीखने का आकलन, ये हमारा समेटिव में जाएगा। और जो समेटिव होता है वो सत्र के अंत में होता है, योगात्मक होता है आकलन, तो ये हमारा जो योगात्मक आकलन होता है वो नेगेटिव होता है। इसीलिए जो हमारा सीखने का आकलन होगा ये हमारा गलत हो जाएगा, और ए, बी और सी हमारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा ए, बी, सी दे रखिए, ऑप्शन ए में ही दे रखा है ए, बी, सी, यही हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड्स। ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय और अमूर्त से मूर्त। तो ईवीएस अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो वो सरल से जटिल की ओर सीखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा वो इसमें राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में हम लोगों ने ईवीएस के 30 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा।
और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए